और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, कहीं बर्फबारी तो कहीं तेज बारिश। जी हां, सोनमर्ग, गुरेज, तुलेल में बर्फबारी, श्रीनगर, बांडीपोरा, गुलमर्ग में बारिश। बांडीपोरा गुरेज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। गुलमर्ग के आफरवट और किंगडोरी में ताजा बर्फबारी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं और खबर यह है कि मौसम का मिजाज बदल गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम नजर आ रहा है। कहीं बर्फबारी हो रही है तो कहीं तेज बारिश हो रही है। सोनमर्ग, गुरेज, तुलेल में बर्फबारी हो रही है। वहीं श्रीनगर, बांदीपोरा, गुलमर्ग में तेज बारिश हो रही है और कहीं हल्की बारिश हो रही है। बांडीपोरा गुरेज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और गुलमर्ग के अफरवट और किंगडोरी में ताजा बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बदले मौसम में अगर कोई खुश है तो वो है पर्यटक। और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता सईद का। सईद, हमें यह बताएं कि आप इस वक्त कहां पर हैं और मौसम का हाल इस वक्त क्या है? कहां इसे लेकर पर्यटक खुशियां मना रहे हैं और कहां पर लोगों को यह लग रहा है कि ये बिन बुलाए मेहमान की तरह ये बारिश और ये बर्फबारी कैसे आ गई? देखिए, मैं इस वक्त बांडीपोरा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शदीद बारिश हो रही है। 2-3 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और इस वक्त खासकर जो बारिश है वो ज्यादा कुछ हो रही है। अगर जो बांडीपोरा का सीमावर्ती क्षेत्र है गुरेज और तुलेल, वहां से इतलात है कि वहां पे बर्फबारी है। आज शहरी के टाइम से ही वहां पे बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी की वजह से जो बांडीपोरा गुरेज सड़क है, 85 किलोमीटर लंबी वो सड़क है, उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल वहां से जो इतलात आ रही है कि वहां अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लेकिन ये जो बारिशें हो रही है, बारिशों की वजह से जो मामूलाती जिंदगी है वो मुतासिर हुई है। लोगों की जो चहल पहल है वो बिल्कुल कम हो गई है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का अय्याम में इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है या जो पे या जो सारेजी खित्ते है वहां पे जो बर्फबारी हुई है उस वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी। और जो दूसरी तरफ वो जो इलाके हैं जहां पर पर्यटक अक्सर आते जाते रहते हैं, क्या उन जगहों में जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, उनके लिए क्या ये एक अच्छा मतलब मौसम है, अच्छा रुख है, खासतौर से जहां बर्फबारी हो रही हो? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जो पर्यटक होते हैं वो इस चीज को एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके लिए अप्रैल के महीने बर्फबारी वो बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करते हैं और वो यकीन नहीं करते कि बर्फबारी हो रही है, वो भी अप्रैल के महीने में, और वो इस चीज को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जो गुलमर्ग है, जो बाकी जो पहलगाम है, वहां पे जो क्षेत्र है वहां पे इस टाइम बारिश से ये तादाद में जो सयाह है वो मौजूद है और वो बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं क्योंकि विंटर में उन्होंने तो बहुत ज्यादा बर्फ देखी है, लेकिन अप्रैल के महीने में कश्मीर में बर्फबारी हो वो इस चीज को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं। जी जी। मौसम विभाग जो है उसके तरफ से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? क्या ये मौसम का हाल अभी आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा? क्या और ज्यादा बारिश हो सकती है, और ज्यादा बर्फबारी होगी, या जल्द ही ये जो बदला मिजाज है ये फिर से बदल जाएगा, ठीक हो जाएंगे हालात? नहीं, मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया है कि ये 6 तारीख तक जो मौसम है ऐसे ही रहेगा। बारिशें होगी मैदानी इलाकों में, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो सरहदी इलाके हैं, मौसम विभाग ने पहले कह दिया कि वहां पे बर्फबारी होगी। और जो बांडीपोरा, अगर मैंने पहले बताया कि जो गुरेज है वहां पे बर्फबारी है, इसी तरह जो दूसरे कश्मीर के जो दूसरे बालाई इलाके हैं वहां पे बर्फबारी की इतलात है। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, ऐसे इलाके जहां पे टूरिस्ट इस टाइम मौजूद है वहां पे बर्फबारी हो रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि जुम्मा से मौसम में बदलाव आ सकता है, लेकिन फिलहाल जुम्मा रात तक मौसम है वो ऐसे ही रहेगा। इसमें बारिशें होगी और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे बर्फबारी होगी।
जी। सईद, एक चीज ये जानना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि अप्रैल के महीने में आमतौर से बारिश या बर्फबारी नहीं होती है, तो जाहिर है कि मौसम के हिसाब से ही घर के लोग जो हैं वो अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना पहरावा सब कुछ तय करते हैं। तो ऐसे में जब अप्रैल के महीने में अचानक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, आप कह रहे हैं ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो घरेलू जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ पे लोगों ने जब मार्च के महीने में कम बारिश हुई, बर्फबारी न होने के बराबर थी जी। बारिश भी कम हुई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने जो गर्म कपड़े हैं उनको बंद कर दिया और सर्द कपड़े पहनने लगे। जो कांगड़िया कश्मीरी लोग इस्तेमाल करते हैं उनका चलन भी खत्म हो गया था मार्च से पहले ही। लेकिन अब अप्रैल में जो शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने फिर एक बार गर्म कपड़े निकाल दिए हैं और जो कांगड़ी का इस्तेमाल है वो दोबारा होने लगा है। जैसे कि आपको भी पता है कि अब माहश्याम के दिन चल रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो उनकी चहल पहल ज्यादा बढ़ जाती है, खरीद फरोख्त मार्केटों में बढ़ जाती है। लेकिन बारिशों की वजह से जो मामूला जिंदगी है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। खासकर जो गर्म मलबूसात है वो लोगों ने दोबारा पहनने शुरू कर दिए हैं और स्कूल इस वक्त जो बच्चे जा रहे हैं वो भी गर्म कपड़े पहन के स्कूल जा रहे हैं। और जो कांगड़ी है उसको दोबारा लाया गया है। हालांकि कांगड़ी को फिलहाल बंद कर दिया गया था, लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि लोग मजबूर हो गए कि उन्होंने कांगड़ी का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया। और इस सारे बदलते मौसम में अगर कोई एंजॉय कर रहा है वो टूरिस्ट है जो इस वक्त गुलमर्ग या पहलगाम में मौजूद है। जी बिल्कुल। तो ये आपने बहुत सही बात की कि जो टूरिस्ट आते हैं और वो यही सपना लेकर आते हैं कि काश हमें वहाँ बर्फबारी होते हुए दिख जाए, काश वहाँ हमें हल्की बारिश होते हुए दिख जाए। तो ये मौसम है कि जब टूरिस्ट वहां अप्रैल के महीने में वहां हैं और आमतौर से अप्रैल के महीने में ना बारिश होती थी इतनी ज्यादा, ना इतनी ज्यादा बर्फबारी होती थी, और वो बर्फबारी को भी एंजॉय कर रहे हैं टूरिस्ट और बारिश को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या ये इसे माना जाए सईद के जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं या सयाहों के आने से, वहां रहने से जिन लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, क्या ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है? क्या ये उनके लिए अच्छा मौसम नहीं है? जी, उनके लिए बहुत अच्छा ही मौसम है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इस मौसम में अप्रैल के महीने में ज्यादातर सही आते हैं वो ट्यूलिप गार्डन में आते हैं या यहाँ पे जो बादाम वारी है वहाँ पे जो बादाम के शगुफे निकलते हैं वो देखने के लिए आते हैं। लेकिन अब जब बर्फबारी हो रही हो तो उनके लिए ये गैर मामूली चीज है, वो उस चीज को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो ज्यादा खुश है, क्योंकि उनको पता है कि इस वजह से जो बर्फबारी इस टाइम हो रही है अप्रैल के महीने, इस वजह से जो टूरिस्ट का रश है वो न ज्यादा बढ़ेगा, बल्कि जो टूरिस्ट यहाँ स्टे करने आए हैं उनका जो स्टे है, जो पीरियड होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो इस चीज को एंजॉय करते हैं और बर्फबारी उनको वापस जाने नहीं देती। और इस वजह से जो टूरिस्ट और जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से वापस लोग हैं वो दोनों खुश हैं इस गैर मुतवक्का बर्फबारी। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद आपका, आपने बहुत ही तफसील से तमाम जानकारी दी है। और तो ये आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह वहां पर अप्रैल के महीने में, जैसा कि आमतौर पर नहीं होता है कि अप्रैल के महीने में वहां बारिश हो रही हो या अप्रैल के महीने में वहां बर्फबारी हो रही हो, ये कभी कभी होता है, लेकिन बदले मिजाज में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। और जाहिर है कि इसका जो आनंद है वो सयाह यानी जो टूरिस्ट हैं वो ले रहे हैं। और जाहिर है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े या पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको भी इससे कुछ फायदे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो किसान हैं, जो बागवान हैं, उनको लगता है कि ये मौसम जो है बिन बनाए मेहमान की तरह यहां हमारे बीच आ गया है। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के कुपवाड़ा से एक बड़ी खबर यह है कि कुपवाड़ा में अलग अलग ठिकानों पर SIA की छापेमारी जारी है। आरामपोरा, तुरगमुल्ला, कुपवाड़ा में SIA की छापेमारी जारी है। पूर्व आतंकवादी के घर पर छापा मारा जा रहा है। ये खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज है, अहम खबर है, बड़ी खबर है। कश्मीर के कुपवाड़ा से खबर है। कश्मीर के कुपवाड़ा में अलग अलग ठिकानों पर SIA की छापेमारी जारी है। जी हां, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जो पूरा इकोसिस्टम है, आतंकवाद का जो पूरा नेटवर्क है, जितने भी उसके अलग अलग जो पिलर्स हैं, उसे कमजोर करने की, उसे खत्म करने की लगातार कोशिशें जारी हैं, ताकि अमन और शांति जो है
वो ज़्यादा वहाँ पर मुस्तहकम हो सके, वो ज़्यादा स्टेबल हो सके और किसी भी सूरत में इस आतंकवाद को पनपने का मौका ना मिले। तो इसी के तहत जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने छापेमारी की है आरामपुरा दुर्गमल्ला कुपवाड़ा में। एसआईए की छापेमारी पूर्व आतंकवादी के घर पर छापा पड़ा है। अब इस छापे का असल जो है वो निशाना कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या उससे जुड़े कुछ और लिंक्स को तलाशने की कोशिश है, क्या उससे जुड़े कुछ और लोगों की तलाश है या कुछ और है, इस बारे में आपको हम जानकारी अभी कुछ देर में देंगे जैसे हमारे पास और अपडेट आ जाएंगे। फिलहाल आपको हम ये बता रहे हैं कि कश्मीर के कुपवाड़ा से ये ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर कुपवाड़ा में अलग अलग ठिकानों पर एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी चल रही है। इनमें आरामपुरा में चल रही है छापेमारी, दुर्गमल्ला में छापेमारी चल रही है और कुपवाड़ा में एसआईए की छापेमारी जारी है। पूर्व आतंकवादी के घर पर छापे की खबर है। और कुछ देर में हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर, जो हमें इसकी तफसील देंगे, विस्तार से बताएंगे कि दरअसल इस छापेमारी में किस पर जो है ज्यादा निशाना है, कौन सवालों के घेरे में है। एक बार फिर आपको हम बता देते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम ने भी मिजाज बदल रखा है, इसलिए थोड़ी कभी कभी दिक्कत आ रही है हमें अपने रिपोर्टर से संपर्क करने में, लेकिन ये खबर काफी अहम है। आपको ये बता चाह रहा था कि कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एनआईए का हम कह सकते हैं कि स्टेट यूनिट है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो एसआईए की छापेमारी चल रही है कश्मीर के कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें आरामपुरा जगह का नाम है, आरामपुरा में छापेमारी हो रही है और दुर्गमल्ला में भी छापेमारी हो रही है और ये छापेमारी जो पूर्व आतंकवादी के घर पर हो रही है। इसकी और विस्तार जैसे ही हमारे पास इसकी डिटेल आएगी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। और इस वक्त हम जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर यहिया से। यहिया सुल्तान हमें जानकारी देंगे इस बारे में कि क्या है वहां पर स्थिति और कहां पर जो है इसको लेकर कौन कौन निशाने पर है, वो पूर्व आतंकवादी कौन है जिसके घर पर या जिसके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस बारे में मजीद आपको हम तफसीलात देंगे, लेकिन इतना फिलहाल बता दें कि कुपवाड़ा में ये छापेमारी चल रही है और जो दो अलग अलग जगह हैं, आरामपुरा और दुर्गमल्ला, इन दोनों जगहों पर छापेमारी चल रही है। कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में आतंकवाद का कोई भी और छोर, कोई भी उसके निशानी, कोई भी कहीं से भी कोई उसका सुराग लग रहा है तो लगातार जो स्टेट एजेंसी है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इस कोशिश में है कि आतंकवाद को पनपने नहीं देना है। और इसी का नतीजा है जो आंकड़े बताते हैं या जो हालात बताते हैं जम्मू कश्मीर में कैसे हालात में थोड़ी तब्दीली आ रही है, तेजी से बदलाव आ रहा है। वहाँ पे एक्सटेंडेड नाइट लाइफ जो है अब वो देखने को मिल रही है। सिनेमा घरों के पर्दे जो है वो अब जो खुल चुके हैं। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि लगातार अलर्ट रहना और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से जो है वो हालात बदलते नजर आ रहे हैं। और यहिया जुड़ चुके हमारे साथ। यहिया, क्या इसकी तफसीलात मिल रही हैं, किन किन जगहों पर छापेमारी हो रही है, छापेमारी के निशाने पर कौन है? मुख्तलिफ एजेंसियों के जो छापे जारी हैं ताकि मुनाफे को दोबारा न मिले, इसलिए आज भी एसआई की तरफ से कश्मीर में
ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10 और ब्रेकिंग न्यूज जो हमने आपको दी थी ब्रेक से पहले वो खबर ये थी कि कश्मीर के कुपवाड़ा से जो बड़ी खबर थी, कुपवाड़ा में अलग अलग ठिकानों पर एसआईए की छापेमारी चल रही है। ये कौन कौन से ठिकाने हैं, कौन कौन सी जगह है और छापेमारी किस मामले को लेकर चल रही है, हमें मजीद तफसीलात दे रहे हैं यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, क्या डिटेल्स है इसकी? तो एक बार आपको फिर से बता दें, कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर है। कुपवाड़ा में अलग अलग, कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर है, कुपवाड़ा में अलग अलग जगहों पर एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है। आरामपुरा में, दुर्गमल्ला में, इसके अलावा कई और ठिकानों पर या कई और जगहों पर हो रही, किसके ठिकाने तलाशे जा रहे हैं, किस जगह में छापेमारी हो रही है और छापेमारी जो है वो किसका केंद्र कौन है, ऐसे कई सवाल हैं जिसके बारे में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संवाददाता से, हमारे रिपोर्टर से हमारा संपर्क बन जाए और हम उससे जानकारी लें। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, कुछ बदले मौसम का भी शायद एक कारण हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और दूसरी खबर की तरफ नजर डालेंगे और दूसरी खबर यह है कि जालसाज किरण पटेल, जी हाँ, ये नाम आपको याद होगा, ये नाम आपने अभी आप भूल नहीं सकते। पटेल, किरण भाई पटेल, गुजरात का वो शख्स जिसने खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताया था और वो महीनों जम्मू कश्मीर में वो ठहरा रहा, वीआईपी सहूलियात लेता रहा। तो वो जालसाज किरण पटेल जो है, उसकी गिरफ्तारी का मामला अहमदाबाद पुलिस श्रीनगर में पहुंची है, यानी कि उसकी गिरफ्तारी को लेकर अहमदाबाद में भी उसके खिलाफ कई केसेस हैं और इसी मामले में अहमदाबाद की पुलिस जो है वो श्रीनगर पहुंची थी। किरण पटेल को ले जाने के लिए श्रीनगर में गुजरात पुलिस मौजूद है, गुजरात पुलिस की टीम है और ले जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज किरण पटेल को अहमदाबाद ले जाया जाएगा या आज ले जाया जा सकता है। किरण पटेल पर धोखाधड़ी का आरोप है, तो ऐसे आरोप जो गुजरात में भी किरण पटेल पर लगे हैं और एक और मामले में तो किरण पटेल की जो पत्नी है उस पर भी आरोप लगे हुए हैं। तो किरण पटेल को गुजरात की टीम आई है वहां जम्मू कश्मीर और वहां से उसे ले जाना है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से। समीर, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जो गुजरात की टीम आई हुई है, पुलिस की टीम, वो उसे ले किरण पटेल को या ले जा चुकी है और किस मामले में वो उसे ले जा रही है और यहां जम्मू कश्मीर में भी उस पर कितने ऐसे मामले हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को भी उसकी मतलब जरूरत है? समीर, देखिए, अगर हम किरण पटेल की बात करें तो उसके खिलाफ न सिर्फ जम्मू कश्मीर में धाराएं लगी हैं बल्कि अहमदाबाद में भी धाराएं लगी हैं। वहां पे एक व्यक्ति है जो कि फॉर्मर मिनिस्टर थे वहां पे, चावड़ा, उनके भाई हैं, उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज किया था किरण पटेल के खिलाफ कुछ महीने पहले कि फर्जी धोखाधड़ी के मामले में तकरीबन 15 करोड़ रुपए उनसे ऐंठ लिए थे किरण पटेल ने के फ्लैट की रिनोवेशन करने के बहाने। उनका जो मकान है अहमदाबाद में, उन्होंने कहा था कि मैं इसकी रिनोवेशन करूंगा, आप मुझे 15 करोड़ रुपए दीजिए। उन्होंने 15 करोड़ दिए लेकिन रिनोवेशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने वहां पे लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया है दफा 420 और बाकी कई दफाओं के तहत। तो उस केस के सिलसिले में ही जो क्राइम ब्रांच अहमदाबाद है वो कश्मीर चली गई और वहां से किरण पटेल को वो ले जा रही है। जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो एज ए पीएमओ ऑफिशियल यहाँ पे कश्मीर वैली में उन्होंने बहुत सारे पर्क्स को एंजॉय किया, तो उसके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं वहां पे भी केस चल रहा है। लेकिन उस तहवील थी वो 31 मार्च तक थी। उसके बाद अब अहमदाबाद पुलिस ने जो ट्रांसफर वारंट मांगा था जम्मू कश्मीर पुलिस से, उसी के तहत जो ट्रांसफर वारंट की बात की थी कि हम इस केस को अब वहां पे ट्रांसफर करेंगे। जो जम्मू कश्मीर में धाराएं लगी हैं, जो जम्मू कश्मीर में केस लगे हैं, उनको भी वहां पे तफ्तीश होगी और जो पहले से एफआईआर लगे हैं वहां पे जो फर्जी धोखाधड़ी के, उसमें भी उनको वहां पे उनके खिलाफ वहां पे अब तहकीकात होगी, वहां पे केस चलेगा। तो किरण पटेल के लिए बहुत मुश्किलों का सफर आगे होगा क्योंकि उन्होंने करतूत ही ऐसे किए हैं। उन्होंने जिस तरह से लोगों को धोखाधड़ी की, गवर्नमेंट को के साथ छल किया, लोगों के
किया, तो आखिर अब उनको उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, उस ठगी का हिसाब तो देना पड़ेगा। इस सिलसिले में जो क्राइम ब्रांच अहमदाबाद है वो श्रीनगर आई है और इसको वहां से ले जा रही है, उसका प्रोसेस भी अब चल रहा है। टोटल मिला के अगर हम देखें विशाल, तो इस केस में सरकार भी दबाव। जी, तो समीर, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और इसी के साथ यहां पर हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेकिंग एट 10। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन है आज। जी हां, हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन। प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। बिजली महंगी होने के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। सुक्खू सरकार पर हमलावर है विपक्ष। चूंकि विपक्ष का यह कहना है कि एक तो आपने सत्ता तक आपने पहुंचने के लिए जनता से यह वादा किया था कि आप जनता को मुफ्त बिजली देंगे, उल्टे मुफ्त बिजली के बजाय आपने बिजली महंगी कर दी। तो यह एक अहम मुद्दा है जिस पर आज आमना सामना हो सकता है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। तो हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का आज 14वां दिन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, आज का रण कैसा होने वाला है? जी हाँ, ये देखना होगा कि ये निर्भर करता है कि विपक्ष किस तरह की रणनीति बनाता है। जिस दिन हिमाचल में बिजली महंगी हुई थी, जिस दिन ये लागू हुई थी 1 अप्रैल को जो नई दरें लागू हुई थी, उस दिन जो भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा, उन्होंने ये कहा था कि सदन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। पिछले कल हमने देखा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने को लेकर किस तरह से सदन में हंगामा हुआ। तो ये देखना होगा कि आज इस पर क्या रणनीति रहेगी। क्या आज ही ये मुद्दा उठाया जाएगा या फिर 1-2 दिन बाद यहाँ पर विपक्षी इस मुद्दे को उठाएंगे। और दूसरी तरफ राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार भी यहाँ पर अपने जवाबों को लेकर तैयार नजर आ रही है। ये बता दें, आज की जो कार्रवाई है थोड़ी देर में ठीक 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद जो 2 अहम प्रस्ताव यहाँ पर लाए गए हैं। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो नियम 62 के तहत यहाँ पर रखा जाता है, उसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो राजनीति का अखाड़ा शुरू से ही इसकी स्थापना से लेकर जो दूसरा कैंपस बन रहा है जंद्रागल में, उसको लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सुधीर शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं धर्मशाला से, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है। और इसमें जब चर्चा होगी तो उसमें जवाब शिक्षा मंत्री देंगे। और लंबे समय से विवाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को है, 2 कैंपस है, एक धर्मशाला में, देहरा में। तो अभी तक छात्रों को लेकर छात्र भी असमंजस में है कि एक स्थायी कैंपस नहीं बन पाया है। तो ये मुद्दा उठाया जाएगा। और नियम 130 के तहत जो चर्चा लाई गई है, जो पिछले कल चर्चा नहीं हो पाई, गुणात्मक शिक्षा का मुद्दा आज जो है सदन में गूंजेगा। ये जो चर्चा मांगी गई है, जो कांग्रेस के विधायक है संजय रतन और भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, उन्होंने पिछले कल यह चर्चा मांगी थी, लेकिन पिछले कल चर्चा नहीं हो पाई इस प्रस्ताव पर। तो आज ये प्रस्ताव रखा जाएगा नियम 130 के तहत। और दूसरा प्रस्ताव जो जीतराम कटवाल भाजपा विधायक है, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव लाया है नियम 130 के तहत, जो ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी भूमि है, जहां पर किसी ने घर बनाया है या किसी ने गौशाला बनाई है, क्या सदन इस पर विचार करेगा कि वो रेगुलर हो या नो। लेकिन महत्वपूर्ण आज ये भी है कि मुख्यमंत्री एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे नशे के खात्मे को लेकर। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि नया कानून बनाएंगे और इसमें ये देखा गया है कि जो सीआरपीसी है उसमें केंद्र के पास जो है ज्यादा शक्तियां हैं। तो यहां पर ये संकल्प मुख्यमंत्री आज प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से नियम कायदा जो है, जो पहले से बना हुआ कानून बना है, उसमें संशोधन किस तरह से किया जाना है। और राज्य सरकार चाहती है कड़ा कानून इसमें बनाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नशा बेचकर जो लोग संपत्ति अर्जित करते हैं, उसको जब्त करने या कुर्क करने संबंधी कोई ठोस कानून राज्य सरकार के पास होना चाहिए। राज्य सरकार वो कानून बनाना चाहती है, लेकिन इसमें डोमेन जो है केंद्र सरकार का भी आता है। तो क्या सदन के भीतर इसका रास्ता निकाला जाएगा, इस पर एक संकल्प मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज ये है। और कुछ नगर निगम को लेकर जो विधेयक संशोधन विधेयक लाया गया था, वो पारित भी आज होगा। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि आज क्या कुछ सदन के
रहने वाला है। प्रश्नकाल की बात करें तो कुछ पर्यटन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे ऐसे लगे हैं, स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए, उन पर भी हल्की फुल्की नोकझोंक जो है देखने को मिल सकती है। अगर कोई बड़ा पेच यहाँ पर फंसता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हंगामा बरतते जो है देर नहीं लगती है। जी, दो तीन और मुद्दे हैं। एक तो ये था कि बिजली महंगी हुई, दूसरा एक मुद्दा था जो कुछ प्रहरी कोई योजना या स्कीम थी जो पिछली सरकार की थी, उसको लेकर के बिल पेश किया गया, वो मंजूर भी हो गया। तो क्या उन मुद्दों की भी धमक आज सुनाई दे सकती है, या फिर आज जो प्रस्ताव पेश हैं प्रश्नकाल के तहत जो चीजें जाएंगी, आज सिर्फ उस पर ही चर्चा हो सकती है या उसी पर हंगामा हो सकता है? देखिए, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान जो योजना थी, जिस कानून का वो हिस्सा बनाया गया था, उसको 2 खंड जोड़ दिए गए थे उस कानून में। उन दोनों खंडों को जो है निरस्त कर दिया गया था। पिछले कल इस पर खूब हो हल्ला हुआ, सदन के भीतर जो है नारेबाजी भी देखने को मिली, और लेकिन जो रिकॉर्ड में जो गया, जो विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। तो विपक्ष को यह मान लिया गया कि विपक्ष जो है नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गया। उसके बाद सदन के बाहर भी तरह से नेता प्रतिपक्ष ने हमला बोला और संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी विपक्ष पर हमला बोला गया। तो ये तो मुद्दा शायद लगता है कि आज उस पर चर्चा नहीं होगी। आज कुछ और मुद्दे पर जो है विपक्ष यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरेगा। विपक्षी स्तर से अभी यहाँ पर उनके आने का सिलसिला जो है जारी है। ये भी जानकारी है कि कुछ रणनीति विपक्षी खेमे ने बनाई है, जो यहाँ पर विधानसभा में जो अपोजिशन लाउंज होता है वहां पर बैठकर रणनीति विपक्ष बनाता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि आज किस तरह का माहौल रहने वाला है और आज सदन के भीतर क्या कामकाज सामान्य रूप से चलता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। नियम 62 के चर्चा है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सीयू का मामला लगा हुआ है, और जो 130 के तहत गुणात्मक शिक्षा, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान 2 ही सेक्टर है, स्वास्थ्य और शिक्षा। देखना होगा कि आज जो सदन के भीतर है, नियम 130 के तहत जो चर्चा लाई गई है, इस चर्चा में कितने लोग पार्टिसिपेट क्या करते हैं, या फिर वही हंगामा रहेगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। और जो संकल्प मुख्यमंत्री पेश करेंगे उस पर भी खासी नजर बनी रहेगी कि राज्य सरकार की मंशा क्या है नशे के खात्मे को लेकर। बातें तो बहुत रणवीर, जैसा भी होगा, जो भी होगा, जिस मुद्दे पर भी हंगामा होगा, हम के अगले हिस्से में फिर आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हिमाचल विधानसभा में आज बजट सत्र का 14वां दिन है और प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। उम्मीद की जा रही है कि इस पर हंगामा हो सकता है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, SIA की छापेमारी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उत्तर और मध्य कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी हो रही है। यह खबर जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर में भी छापेमारी हो रही है। जी हां, श्रीनगर में भी छापेमारी हो रही है, कश्मीर में भी छापेमारी हो रही है। ये दोनों जो संभाग है जम्मू कश्मीर का, तो श्रीनगर में ये छापेमारी हो रही है। SIA की छापेमारी चल रही है कुपवाड़ा में, श्रीनगर में। उत्तर और मध्य कश्मीर में ये छापेमारी हो रही है। SIA की छापेमारी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग का पूरा मामला है, जिसको लेकर SIA जो है वो काफी सरगर्म है। वहां पर लगातार छापेमारी जारी है। SIA ने 5 जगहों पर छापे मारे हैं। SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कुपवाड़ा में SIA का छापा है। पूर्व उग्रवादी के घर पर छापा मारा गया है। इसमें दुर्गबुला, आरामपुरा में जांच एजेंसी जो है SIA की छापेमारी चल रही है। और अभी जो खबर आ रही थी कि कश्मीर में जो छापेमारी चल रही है, इसमें एक पूर्व आतंकवादी है, उससे जुड़ा है ये मामला, और टेरर फंडिंग से ये मामला जुड़ रहा है। उत्तर और मध्य कश्मीर में SIA की छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर बताया जा रहा है कि छापेमारी हो रही है। उत्तर और मध्य कश्मीर टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी चल रही है, और ये छापेमारी जो है श्रीनगर में भी, मैंने आपको पहले बताया कि श्रीनगर में भी छापेमारी जारी है।
और उसके साथ साथ ये इस वक्त की बड़ी खबर एसआईए की कई जगहों पर छापेमारी जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये छापेमारी चल रही है। उत्तर और मध्य कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। जो इसका जो क्लू है वो यही मिल रहा है कि एक पूर्ण आतंकवादी है, उसके कई ठिकानों पर और उससे जुड़े कई मामलों पर, टेरर फंडिंग के मामले पर यह छापेमारी जारी है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। तो उत्तर और मध्य कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। जैसा कि इससे पहले आपने बताया था कुपवाड़ा के 2 जगहों के बारे में कि दुर्गमुला में भी छापेमारी हुई है। और अब यह खबर आ रही है कि श्रीनगर में भी छापेमारी हो रही है और उत्तर और मध्य कश्मीर में भी छापेमारी हो रही है और कई जगहों पर हो रही है। एसआईए के जरिए छापेमारी है। 5 या 6 जगहों का नाम सामने आया है। हो सकता है कि कुछ और जगहों पर छापेमारी हो रही हो। जब तक हमारे रिपोर्टर हम नहीं जाते मजीद डिटेल के साथ, तो हम इस बारे में आपको और लगातार अपडेट देते रहेंगे। और इस खबर के मुताबिक टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है और इसी टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी जारी है। परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परवेज, एसआईए की ये जो छापेमारी है किन किन जगहों पर हो रही है और दरअसल किस मामले से जुड़ी ये छापेमारी है? जी विशाल, अगर हम बात करें आज सुबह से ही ये जो छापे हैं इनका सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ। तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 जगह है कश्मीर में, जिसमें नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर आता है। उसमें 6 जगहों के करीब जो है एसआईए की छापेमारी इस टाइम चल रही है। सुबह से ही ये छापेमारी की कार्रवाई जो है ये शुरू हो गई है। छापे जो हैं वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ रहे हैं और श्रीनगर के 2 मुकामा से बताया जाता है कि छापेमारी जो है वो चल रही है। श्रीनगर में आलूची बाग एरिया है, वहाँ पे जो रेड्स हुई हैं, एक सेपरेटिस्ट लीडर है उनके घर पे और दूसरा राजबाग में जो है रेड्स हुई है और वहाँ पे एक और सेपरेटिस्ट लीडर है जिसके घर पे ये रेड्स हुई हैं। बताया जाता है कि हुर्रियत लीडर बिलाल सिद्दीकी और बिलाल मौलवी 2 लीडर्स हैं जिनके घर पे छापेमारी की कार्रवाई इस टाइम जारी है। छापा एक पुराने एक एफआईआर जो मिलिटेंसी फंडिंग केस है उस सिलसिले में छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। यहाँ पे देखा गया है कि पिछले काफी दिनों में हमने देखा कि लगातार जो मिलिटेंसी फ्रंट पे जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस जारी रखते हुए है, लेकिन साथ में अगर हम बात करें जो बैकबोन है मिलिटेंसी की जो फंडिंग वगैरह होती थी पार से, उस पे भी एसआईए, एनआईए और बाकी ईडी वगैरह जो एजेंसीज हैं वो नकेल कसने में पूरा जो पिछले 2 साल से हमने देखा उसमें भी कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। आज की कार्रवाई भी इसी सिलसिले में है कि जो सेपरेटिस्ट फंडिंग होती थी, जो बाहर से जो पैसे आते थे मिलिटेंट्स को यहाँ पे थ्रू सेपरेटिस्ट और थ्रू बाकी जो बिजनेस मैन है उनके थ्रू जो पैसे आते थे उसको रोकने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए ये सारी जो छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। जहां तक अभी तक की जो रेड्स हैं उनमें बताया जाता है कि कुछ अहम दस्तावेज जिसमें बैंक डिटेल्स और प्रॉपर्टी के डिटेल्स और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सोर्सेज के हवाले से वो जो एसआईए की रेड्स में उनके हाथ लगी हैं। रेड्स अभी कुछ जगहों पे जारी है, कुछ जगहों पे खत्म हो गई है और शाम तक जो है पूरा अपडेट इसका मिल जाएगा कि इन रेड्स में क्या कुछ हासिल किया गया है। जी विशाल, तो ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ही छापा है या इसके साथ कुछ और भी एजेंसी साथ में हैं इसके? और इस छापेमारी के नतीजे में जो मैंने जानना चाहता कि इसका जो केंद्र है वो क्या है, क्योंकि कुछ एक नाम इस तरह की बात आ रही थी कि पूर्व कोई आतंकवादी है। अगर आपने बताया हो शायद तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप बता दें। बिल्कुल विशाल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जो ये रेड्स होती हैं इसमें जो एसआईए की टीमें होती हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और किसी किसी जगह पे जो एसएसबी या सीआरपीएफ की टीमें भी होती हैं। ये रेड्स मोस्टली जो है सुबह के टाइम पे ही कंडक्ट की जाती हैं, क्योंकि पहले ही जो पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें हैं वो पहुंच जाती हैं और वो कॉर्डन ऑफ कर देती हैं एरिया का, और उसके बाद जो एसआईए की टीम्स हैं वो ऐसे मुकामात पर पहुंचती हैं और वहां पे ये रेड्स कंडक्ट होती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो श्रीनगर में
बिलाल मौलवी और बिलाल सिद्दीकी हैं। बताया जाता है कि दोनों हुर्रियत से वाबस्ता लीडर्स हैं। घरों पे रेड्स हुई हैं यहाँ पे आलूची बाग और राजबाग में। दूसरा अगर हम देखें तो एक्स मिलिटेंट तहरीक हुर्रियत गुलाम नबी सोफी ये हैं आरमपुरा द्रगबुला कुपवारा के, जिनके घर पे छापेमारी इस टाइम चल रही है। तो एक्स मिलिटेंट्स या फिर सेपरेटिस्ट लीडर्स जो भी हैं इनका कनेक्शन डायरेक्ट जो है मिलिटेंसी फंडिंग के हवाले से ही देखा जा रहा है और उसी के हवाले से जो ये कार्रवाइयां हैं वो अंजाम दी जा रही है, न सिर्फ कुपवारा में बल्कि बारामुल्ला में, श्रीनगर में, और तकरीबन बताया जाता है कि 6 लोकेशंस पे जो रेड्स हैं सुबह से ही जारी हैं। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि मेन मकसद इन रेड्स का यही रहता है कि हालांकि अगर हम बात करें जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी काफी कम यहाँ पे हो गई है। हमने देखा कि पिछले काफी टाइम से अब उतने ऑपरेशंस भी नहीं हो रहे और जब हमने पुलिस से ये पूछा तो उनका यही कहना है। परवेज, मैं जरा इस पर वजाहत चाहूंगा कि जो आपने बताया कि एक्स मिलिटेंट, तो एक्स मिलिटेंट का मतलब यह है कि अब वो मिलिटेंट नहीं है, तो फिर अगर ये छापेमारी हो रही है तो उससे क्या मतलब, किस नौयत की छापेमारी है और उससे उसके घर किस तरह के क्या मतलब, ऐसा है कि वो एक्स तो है बट उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं वो संलिप्त है ऐसी किसी एक्टिविटी में? बिल्कुल विशाल, यहाँ अगर हम बात करें कई सारे जो हुर्रियत में जो शामिल हुए थे जब सेपरेटिस्ट लीडर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाया था उन्होंने, तो उसमें काफ़ी सारे जो एक्स मिलिटेंट्स थे जिनको जेल लिया गया था। उसके बाद उनको छोड़ने के बाद उन्होंने फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की जो आर्म्ड स्ट्रगल में, आर्म्ड इसमें कॉन्फ्लिक्ट में मौजूद मुलव्वस नहीं रहे, लेकिन जो वो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे टेरर फंडिंग के हवाले से बात करें या स्टोन पेल्टिंग को फंडिंग करने के हवाले से बात करें, ऐसी एक्टिविटीज में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। खासतौर जो शेल्टर्स वगैरह हैं उनको मोबिलाइज करने का, या फिर जो मिलिटेंट्स है उनके तक जो पार से जो पैसा आता है वो पहुंचाने का, वो इन्हीं एक्स मिलिटेंट्स के जरिए हुआ करता था। आज भी अगर हम देखें तो सिर्फ ये गन जो है, गन को हाथ में नहीं लेते थे, लेकिन ओवर ग्राउंड जैसे OGWs काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये इनका मॉडस ऑपरेंडी हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया परवेज आपका तमाम जानकारी के लिए। अगले बुलेटिन में फिर आपसे मिसल अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, एक अहम खबर है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की RDSS योजना 5200 करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर संभागों में वितरित, और दोनों संभागों के बीच लगभग समान रूप से वितरित बिजली का वितरण प्रभावित न हो, इसलिए योजना RDSS 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। तो यह भी एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की RDSS योजना का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें 5200 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर संभागों में, यानी कि जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग, दोनों संभागों के बीच लगभग समान रूप से वितरित जो बिजली का वितरण है वो किसी तरह से प्रभावित न हो। जम्मू से समीर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये जो RDSS है, इसके तहत ये जो पैसे का ये जो आंकड़ा है 5200 करोड़ रुपए का ये जम्मू कश्मीर के लिए, ये पूरी और इसकी डिटेल क्या है और ये कब तक जमीन पर उतर आएगा? देखिए, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो कि बहुत बड़ी स्कीम है और PDD जो पावर डिपार्टमेंट या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चलाई जाती है, उसके तहत जम्मू कश्मीर UT को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने तकरीबन 5200 करोड़ रुपया इस स्कीम ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जम्मू कश्मीर UT में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिलीज किया है, जो कि 3 साल तक ये स्कीम चलती रहेगी। और इस स्कीम के तहत होगा क्या, मैं आपको बता दूं, इस स्कीम के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बिजली के हैं, जैसे पावर स्टेशन हैं, ग्रिड्स हैं, पोल्स हैं, उनको रिवैम्प किया जाएगा, उनको और मजबूत किया जाएगा, उनको और जो है जैसे ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी और ज्यादा वहां पे मजबूती की जाएगी, उनको ठीक किया जाएगा जहां जहां खराब है, चाहे वो 33 kV है, 11 kV है, या जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको, जो ग्रिड्स हैं, जो पावर स्टेशन हैं,
उनको उनकी मरम्मत की जाएगी, जो खराब पड़े हैं, जो खस्ता हैं, या नए ग्रिड स्टेशन बनाए जाएंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, जो अंडरग्राउंड केबलिंग है वो की जाएगी। देखिए, जो मेन फोकस है गवर्नमेंट का वो ये है पीडीडी डिपार्टमेंट का कि जो पावर लॉसेस होती हैं वो कम की जाए, उनको खत्म किया जाए। जो पावर लॉसेस होती हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के लिए रहा है, पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए रहा है जम्मू कश्मीर में। उस चीज को खत्म करने के लिए, ये जीरो लेवल पर लाने के लिए पावर लॉसेस को, जो अंडरग्राउंड केबलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस किया जाएगा। जिस तरह मैंने कहा, पोल्स हैं, बिजली के हैं, पावर ग्रिड्स हैं, उनकी रिवैम्पेशन की जाएगी। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पीडीडी का, उसको बहुत ज्यादा और मजबूत किया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो बिजली की खपत होती है, जैसे बिजली की जो फराहमी होती है, समर में आप देखिए जम्मू में और विंटर में आप देखिए कश्मीर में हमेशा पावर शॉर्टेज रहती है। उस पावर शॉर्टेज क्यों रहती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि पावर लॉसेज होते हैं। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर का, वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जो नए प्रोजेक्ट भी बने हैं, देखिए पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा मजबूती भी आई है, लेकिन उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए और ज्यादा इसमें पीडीडी वसी जाल फैलाने के लिए सरकार अब कमरबंद है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत, जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, उसके तहत 5,200 करोड़ रुपया जब मुख्तस करेगी, जब रिलीज कर रही है 3 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीडीडी जो डिपार्टमेंट है या पीडीडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कितना मजबूती आएगी। बिल्कुल मजबूती आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो परेशानियां होती थी, जैसा आपने बताया कि अलग अलग मौसम में, नामुसाद हालात में जब ट्रांसफार्मर की दिक्कत आती थी, लाइनिंग की दिक्कत आती थी, वो तमाम मसले इससे हल हो सकते हैं। खबर अच्छी है, बड़ी खबर है, लेकिन जब ये काम हो जाएगा तब शायद इसका एक और बेहतर रूप देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका समीर इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहां पर एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Headlines presented by